आशा करते हैं कि तैयारी के साथ आप लोग मौजूद हो गए होंगे। पढ़ने के लिए उपस्थित हो जाइए, अपनी किताबें खोल लीजिए। थोड़ा लेट ज़रूर हुआ है पढ़ाने में, लेकिन मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपके पाठ के साथ, जिसका नाम है छोटा मेरा खेत, और इसके कवि हैं उमाशंकर जोशी। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, उमाशंकर जोशी ने जो रचना की है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये पाठ कुछ इस प्रकार का है, जिसमें गीतात्मक काव्य शैली का प्रयोग किया गया है और दृश्य चित्रण के कारण इसमें बगुलों के पंख नामक जो पाठ रचित है उसमें दृश्य चित्रण के कारण इसमें दृश्य बिंब है। आप लोगों को बिंब का नाम मैंने लिया था, कई बार चैप्टर में बताया है कि बिंब कई प्रकार के होते हैं और बिना बिंब के काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो बच्चों, इस पाठ के साथ साथ कवि ने प्राकृतिक सुंदरता और अपनी कल्पनाशीलता को भी उभारने की कोशिश की है। दूसरी बात है कि जो छोटा मेरा खेत काव्य है उसमें रूपक अलंकार का बखूबी प्रयोग किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से काव्य सौंदर्य को उकेरा गया है, जिसमें कागज को खेत कहा है किसने? उमाशंकर जोशी ने। विचारों को बीज कहा है और कल्पना को रसायन कहा है। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि खेत में जब भी हम बीज बोते हैं और उसमें ये खाद पड़ती है तो बीज अंकुरित होता है, हमारी फसलें अच्छी होती हैं। तो कवि ने खेत को जो जिन रसायनों से बीज के अंकुरण की बात कही है उसको एक रूपकता दिया है। उसने कहा है कि उसी प्रकार मेरा एक कागज है जिसमें मैं कविता को अंकुरित करता हूँ। कविता भावनात्मक तरीके से जोड़ी जाती है। तो इस पाठ के आधार पर कवि ने जो जो बातें प्रस्तुत करने की कोशिश की हैं, थोड़ा सा मैं आपको काव्य परिचय भी बताते चलूँ। इस कवि का जन्म हुआ था, किताब में देख लीजिए, सन 1911 में। जन्म स्थान इनका गुजरात में है और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें विश्व शांति है, गंगोत्री है, निशीथ है, प्राचीना है, आतिथ्य है, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, ये एकांकी है। एकांकी तो आप जानते ही होंगे ना, जो नाटक प्रस्तुति होती है। फिर आप सापना भारा और शहीद, ये कहानी है। चूँकि ये गुजराती थे, गुजरात के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो प्रस्तुत करने की कोशिश की है उसमें कुछ बातें गुजरात से यानी गुजराती भाषा से जुड़ी हुई हैं। इसमें श्रावणी मेड़ो करके लिखा, विशामो लिखा, ये इनका उपन्यास था। पार कांजण्या इन्होंने निबंध लिखा, गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, महाराष्ट्र सोनेट, स्वप्न प्रयाण, ये इनका संपादन था। इन्होंने सन 1947 में, 1947 क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 1947 से इनकी एक पत्रिका निकली जिसका नाम था संस्कृति, और इस महान कवि का निधन सन 1988 में हुआ था। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये एक गुजराती थे, इसलिए अधिकतम कविताएं इनकी गुजराती भाषा में हुआ करती थी। तो 20वीं सदी में इन्होंने कविता को और साहित्य को जो नया रूप दिया था, नया स्वर दिया था, उसमें भारतीय साहित्य ने इनको महत्वपूर्ण योगदान के कारण हमेशा याद रखा। कालिदास का सबसे प्रमुख जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति की उत्तर रामचरितम, इसका भी इन्होंने गुजराती भाषा में अनुवाद किया। गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति जो क्षमता थी उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। उमाशंकर जोशी ने कविताओं को प्रकृति से जोड़ा। आम जनता की जो जिंदगी है, उस जिंदगी का जो अनुभव है उससे परिचित कराने के लिए उसको एक नई शैली दिया, नई विधा से रचने का प्रयास किया, और जीवन के जो सामान्य प्रसंग हैं उन पर भी कविताएं लिखने के लिए वो अपने आप को प्रतिबद्ध कर लिए थे, जिसमें उन्होंने भारतीय आधुनिकतावाद में भी कुछ अनेक तरह की रचनाओं को भी प्रस्तुत किया। निबंधकार के रूप में इन्होंने गुजराती भाषा में अन्य निबंध की रचना की, और उमाशंकर जोशी का जो साहित्यिक जीवन है, जो साहित्यिक व्यक्तित्व है, वह भी बहुत ही अच्छा रहा। साहित्यिक जीवन में उन्होंने भारत की आज़ादी की जो लड़ाई रही उससे भी अपना रिश्ता नाता जोड़ कर रखा, और इस आज़ादी की लड़ाई में कई बार वो जेल भी चले गए, लेकिन फिर भी उनकी जो कल्पनाशीलता है, जो भीतर की कविता है, भीतर का जो कवि रूप है, वह बाहर प्रस्तुत होता है। तो बच्चों, हम कविता के सौंदर्य को एक बार पढ़ेंगे कि कविता में कवि की साहित्यिक कृति किस प्रकार से उभर कर आई है। जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप एक बार चैप्टर के पहले काव्यांश को देखने की कोशिश करिए। चैप्टर का नाम है छोटा मेरा खेत। कविता में प्रस्तुत किया गया है
छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज मिल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। बच्चों, ये पहला चैप्टर, पहला काव्यांश है। इस पूरे काव्यांश का मैं आपको भावार्थ बताते हुए समझाऊंगी कि कवि ने इस बात में प्रस्तुति करते हुए क्या क्या बात बताई। थोड़ा आप शब्दार्थ भी देख लीजिए। चौकोना का मतलब होता है चार कोनों वाला, जैसा कि खेत आप देखते हैं ना, खेत का कोना पूरा ऐसे होता है, चौकोर। तो चौकोर हमारा पेज भी होता है, और पन्ना का मतलब ही होता है पृष्ठ या पेज। फिर अंधड़ का मतलब होता है आंधी, क्षण यानी समय, रसायन का मतलब होता है जो हम खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल पदार्थ। निःशेष का मतलब पूरी तरह। अंकुर फूटने का मतलब होता है जो नन्हा पौधा बाहर निकल जाता है। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव पुष्प का मतलब जो नए पत्ते आते हैं, कोमल कोमल पत्ते, फूल, वो। नमित का मतलब होता है झुका हुआ। विशेष का अर्थ होता है खास तौर पर। तो बच्चों, हमें लगता है कि आपने शब्द अर्थ जो है नोट कर लिया होगा। अब हम इसका भावार्थ बताते हैं। पहले वाले काव्यांश में कवि क्या बताना चाहता है। कहता है कि कागज का पन्ना किसी चार कोनों के खेत जैसा लगता है। अर्थात किसान जब खेत पर खेती करने जाता है तो जिस प्रकार वह खेती करता है अपने खेत पर, कवि भी अपने चौकोर पन्ने पर वैसे ही कविताएं लिखता है। तो इसीलिए कवि पन्ने को ही खेत बना दिया है। कवि ये भी बात कहता है कि मन में कहीं से कोई भावनात्मक तूफान आया और उसके मन में जब विचार नामक बीज उभर करके अंकुरित की तरफ फूटने लगे तो उसने उस बीज को पहले बोया था। बीज बोने के बाद कल्पना के सभी रसायनों को उसने पी लिया। जिस प्रकार रसायनों को पी करके कोई भी बीज गल जाता है और अंकुरित हो जाता है, क्या अंकुरित होता है? बीज। तो उसी प्रकार से जो कवि है उसके मन में जो कविता के कल्पनाओं की जो विचारधारा है वह किस पे अंकित होती है? कागज पे। तो जिस प्रकार खेती में बीज विकसित होकर पौधे का रूप लेता है, ठीक उसी प्रकार कवि के विचार कल्पना का सहारा लेते हैं और तब उसके अंदर से शब्दों के अंकुर फूट जाते हैं। बच्चों, एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए कि जिस प्रकार से खेती में बीज विकसित होकर के पौधे का नए रूप लेते हैं, पौधे का रूप लेने के बाद वो क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने के बाद जब पौधे फूट जाते हैं, अंकुरित के बाद जब पौधे निकल जाते हैं तो वो पत्तों से और फूलों से लद जाते हैं, अर्थात वो भारी हो जाते हैं। और इस भारी होने के कारण वो थोड़े झुक जाते हैं, थोड़े विनम्र हो जाते हैं। कवि ने उन बातों को भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि कवि भी कुछ ऐसी ही चीज़ों को, कुछ ऐसी ही कल्पनाओं को अपने भीतर संजोए हुए है और अपने विचारों से एक शब्दों को जोड़ करके कविता की रचना कर रहा है। कहता है कि जब मेरे विचार में कल्पना आने लगते हैं तो शब्दों का अंकुर फूटने लगता है। जब शब्दों के अंकुर फूटते हैं तो वही विचार रचना का रूप ले लेते हैं, यानी कविता का रूप ले लेते हैं। बच्चों, हम दूसरे काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। काव्यांश दूसरा देख लीजिए। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। बच्चों, इसके भी शब्द अर्थ को थोड़ा नोट कर लीजिए। रस, यहाँ पे जिस तरह की बात कवि ने कही है, आपको बहुत टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाया होगा। अभी तो आपके 10th से ही रस को काट दिया गया है, सब्जेक्ट में सम्मिलित नहीं किया गया। लेकिन रस जो होता है वो किसी भी काव्य को बिना रस के हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। रस आपके 9 प्रकार के होते हैं और रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आनंद, जो कि भरत मुनि के द्वारा लाया गया था। बच्चों, रस पे हम कभी आपको बहुत अच्छा एक चैप्टर बना करके दे देंगे। यदि आपकी इच्छा हो पढ़ने की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि अक्सर ये परीक्षाओं में पूछता है, जब किसी एक लाइन को आप पढ़ते हैं तो उस एक लाइन से कोई ना कोई रस अवश्य निकलता है। तो यहाँ पर भी कौन सा रस निकल रहा है? साहित्य का रस। एक तो फल का रस होता है, तो यहाँ हम कविता के भाव को भी पढ़ रहे हैं, तो कविता में फल का भी रस है और साहित्य का भी रस है। साहित्य का रस यानी साहित्य का आनंद है। अलौकिक का मतलब होता है दिव्य या अद्भुत।
अमृत धाराएं मतलब रस की धाराएं हैं। अनंतता मतलब हमेशा के लिए, जो कभी खत्म ही ना हो। और अक्षय पात्र का मतलब होता है एक ऐसा बर्तन जो कभी समाप्त ना हो, यानी उसमें कुछ भी रख दिया जाए तो वो कभी खत्म ना हो, समाप्त ना हो। तो यहाँ पे क्या समाप्त नहीं हो सकता है? काव्य रूपी आनंद का जो स्रोत है, जो उसकी धाराएं बह रही हैं, उसका स्रोत कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बच्चों, हम इसके भाव को भी बताते चलते हैं। अब इसके भावार्थ को देख लीजिए, ठीक है। तो दूसरे पंक्ति में कवि कहता है कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं, जो अमृत की तरह दिखाई पड़ती हैं, अमृत की तरह लगने लगती हैं। कवि कह रहा है कि जो मेरी रचनाएं हैं, अपनी रचनाओं को भी क्षण भर में मैंने रच दिया था, और उससे मिलने वाला जो फल है, जो उससे मिलने वाला आनंद है, वह क्षणिक नहीं है, वह ऐसा है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, बल्कि वह तो लगातार बढ़ता ही रहता है। कौन सा आनंद? साहित्य का आनंद, काव्य का आनंद। कवि एक बात और कहता है कि जो मेरा कविता रूपी खेत है, वह बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके रस का पात्र, यानी उसके रस का जो बर्तन है, अक्षय पात्र, वह ऐसा है जिसमें से रस कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, अर्थात वह सदैव भरा रहने वाला है। बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये छोटा मेरा खेत चौगुना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं बगुलों के पंख। आप अपनी किताब देख सकते हैं बच्चों, चैप्टर आपका आरोह से किताब से आप पढ़ रहे हैं बगुलों के पंख। तो पाठ की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं, एक बार आप अपनी किताब में पाठ देख लीजिए। नभ में पाती बधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें। तो अब हम एक बार आपको शब्दार्थ भी समझाते चलते हैं। पाती का मतलब होता है पंक्ति, कतार, लाइन। और कजरारे का अर्थ होता है काले। साँझ का मतलब होता है संध्या। सतेज का मतलब होता है तेज, तेज यानी उज्ज्वल, सफ़ेद। श्वेत का अर्थ है सफ़ेद। काया का मतलब है शरीर। हौले हौले मतलब धीरे धीरे। निज माया से यानी अपनी जादू से। और पाखें, इसका अर्थ है पंख। तो बच्चों, हम इसके भाव की तरफ बढ़ते हैं। हम यानी इसका अब आपको भावार्थ बताते हैं, ठीक है। भावार्थ भी देख लीजिए। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि किन किन बातों को प्रस्तुत कर रहा है। उपर्युक्त पंक्तियां जो हमने अभी आपको पढ़कर बताई। तो इसमें कह रहा है कवि कि आकाश में जो छाए हुए काले बादल हैं, उन बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए जो बगुलों की कतारें हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आकाश में पंक्ति बनाकर जो उड़ते हुए बगुले हैं, उन बगुलों को उड़ते हुए कवि एकटक दृष्टि से देखता रहता है, और यही दृश्य कवि अपनी आंखों में चुरा लेता है, अर्थात यह दृश्य कवि को अत्यधिक मनमोहक लगता है। काले बादल आकाश पर किसी प्रतिबिंब की तरह छाए हुए हैं, और बगुलों की पंक्ति आकाश में ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे सायंकाल में, सायंकाल मतलब समझ रहे हैं ना, संध्या काल में चमकीला और सफ़ेद शरीर काले बादल भरे आकाश में तैर रहा हो। यह दृश्य कवि को इतना मनमोहक लगता है कि वह इसे महसूस करता है, इसे अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है, और इस मनमोहक दृश्य को कहता है कवि कि कोई इसे लुप्त ना होने दो, कोई इसे गायब ना होने दो, मेरी आंखों में इसे दिखाई देने रहने दो, इसे रोक कर रखो। इसी आकर्षक दृश्य पर कवि पर इतना प्रभाव इसका पड़ता है, इस ऊपर वाले जो मैंने दृश्य बताया है, क्या कि आकाश में बगुला कैसे होते हैं, सफ़ेद रंग के। तो बगुले जब एक लाइन से उड़ते हुए जा रहे हैं, तो वह प्राकृतिक छटा को देख करके कवि के मन की जो भावनाएं हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से उसको व्यक्त कर रही हैं। वो कल्पना में डूब जाता है और प्राकृतिक चित्रण करते हुए आपको बताता है वही दृश्य बिंब के तहत कि आकाश में जो उड़ते हुए पंक्तिबद्ध बगुलों की पंखों में जो मेरी आंखें हैं वो अटक करके रह गई हैं, और मैं उन बगुलों की उस
लाइन से, उस कतार से, उस पंक्ति से अपनी आँखें नहीं हटा पा रहा हूँ। मुझे वह बगुलों का सौंदर्य, बगुलों की जो कतारबद्ध लाइनें हैं उनका सौंदर्य बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मनमोहक लग रहा है। बच्चों, इस प्रकार आपका ये पूरा पाठ समाप्त हुआ। मैं आपको अभी केवल पाठ ही पढ़ा रही हूँ, मैं आपके प्रश्नोत्तर की तरफ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जब आप पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक एक शब्दों का अर्थ जान लेते हैं, एक एक लाइन से अलंकार और रसों को पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह के प्रश्न के उत्तर लिखने में किसी प्रकार की परेशानी होनी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि गद्य से जुड़ा हुआ होगा और आपकी नई किताब अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो मिलते हैं, थैंक यू।